हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इनफाइनाइट लवेंसू में, जहाँ मैं आपके साथ लेट मी टीच यू का लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। हाँ दोस्तों, आप सबने सही सुना, ये लेट मी टीच यू का लास्ट पार्ट ही है। लाइक सीरियसली गाइस, मैंने इस एफ के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है और मैं इसे करना नहीं चाहती थी, पर पता नहीं क्यों इसकी रिकॉर्डिंग के टाइम पे कुछ ना कुछ टंटा ही हो जाता है। अगर इस एफ के साथ जो भी शुरू से बने हैं तो उन्हें पता होगा, ये एफ मैंने 1 जनवरी को अपलोड की थी। लाइक न्यू ईयर वाले दिन, जब नए साल की शुरुआत होती है, तब मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की थी फर्स्ट टाइम। एंड सी, अब अगस्त ख़त्म होने को आया है और आज जाके मेरी ये फैन फिक्शन ख़त्म हो रही है। हाँ, लेट की भी हद होती है। खैर, मुझे लेट लतीफ़ को माफ़ कर दीजिएगा। और अब हम एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जो शिशु होता है वो सूटकेस लेकर अपने रूम से जा रहा होता है। अब वैन किसिंग भी उसके पीछे पीछे आता है। अब शिशु पलट के देखता है और कहता है, यार तुम सो जाओ, मैं चला जाऊँगा। अब वैन पाउट वाला मुंह बनाता है, लाइक उसे गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो कहता है कि अब तुम्हें गेट तक भी नहीं छोड़ सकता मैं। अब शिशु कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि वो समझ रहा था कि वैन इस समय बहुत गुस्से में है, बहुत हर्ट है। तो कुछ नहीं बोलता है, स्माइल करता है। और उसका जो फ्री वाला हाथ था ना, लाइक एक हाथ से तो उसने सूटकेस पकड़ा हुआ था, तो उसका जो फ्री वाला हाथ था वो उससे वैन का हाथ पकड़ता है और उसका हाथ थामे घर के बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसकी कार पार्क थी। जीशु और वैन जीशु की कार से जस्ट सट के खड़े हुए होते हैं। जीशु वैन की फेस को पकड़ता है, उसकी फोरहेड पे किस करता है और फिर उससे कहता है, अपना ख्याल रखना। वैन भी फिर कहता है, तुम भी अपना ख्याल रखना। जीशु नोट करता है, फिर वैन के थोड़ा और करीब आता है, एक शरारती वाली स्माइल करता है और फिर कहता है, अच्छा सुनो, मेरे स्पॉइलर का ज़रा कुछ करना, क्योंकि तुम जानते हो कि अगर तुम मेरे प्रति ओबीडियंट नहीं रहे तो मैं क्या करूँगा। फिर जीशु वैन के कानों के पास आता है और कहता है, कल का लेसन याद है ना। अब जो वैन होता है वो जीशु को खुद से दूर करता है और कहता है, लीचड़ के लीचड़ ही रहोगे तुम। अब वैन की बात सुनकर जीशु ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और फिर वो शांत होता है और कहता है, अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। वैन भी नोट करता है। फिर जो जीशु होता है वो कार में बैठ जाता है और ड्राइविंग स्टार्ट कर देता है। जीशु से वेव कर रहा होता है वैन को और वैन भी उसे वेव करता है। अब धीरे धीरे वैन की आंखों के सामने से वो कार ओझल हो जाती है। वैन वहीं खड़ा रहता है और बस भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है कि यीशु बस किस तरह से सही सलामत वापस आ जाए, उसे कुछ भी ना हो। अब हमें यीशु को दिखाया जाता है जो एयरपोर्ट आ जाता है और उस कार को, लाइक जो उसके घर से आई थी उसकी कार, उसको वापस भिजवा देता है। अब जो यीशु होता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसको स्टाफ था सारा, और वहाँ पर प्रिंस भी था। तो यीशु उसके पास जाता है, उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है, मेरे बेताल, घबराहट तो नहीं हो रही। तो प्रिंस कहता है, घबराहट किस चीज़ की। तो शिशु कहता है, तुम्हें पता है ना हम कहाँ जा रहे हैं। तो प्रिंस होता है वो शिशु को देख के स्माइल करता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, और ये भी सच है कि मुझे कोई घबराहट नहीं हो रही, मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। आपके साथ तो मैं जहन्नुम में भी चला जाऊँ। जीशु से देख के स्माइल करता है और कहता है, अरे शुभ शुभ बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग सच में जहन्नुम पहुँच जाएं। उसकी बात सुनकर प्रिंस भी हंसने लग जाता है और जो बाकी के स्टाफ मेंबर थे वो सब भी हंसने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर फ़्लाइट की अनाउंसमेंट होती है और वो सभी लोग फ़्लाइट अटेंड करने जाते हैं। एंड यहाँ से सीन हमारा शिफ्ट वापस से हमारे वैन केसिंग पे होता है, जो अभी अपने बेड पे बैठा हुआ होता है। वो सोया नहीं होता है, ऑब्वियसली कोई भी उसकी जगह होता तो नहीं सोता चिंता के कारण। अब वहाँ पर गौरव अंकल आते हैं जो कि वैन को चिंतित और उदास देखते हैं, तो उसके पास आते हैं, उसके सर पे हाथ फेरते हैं। तो वैन उनकी तरफ देखता है। फिर अंकल कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, सब ठीक है ना। तो वैन स्माइल करता है और कहता है, जी अंकल सब ठीक है। तो जो अंकल होते हैं वो वैन के बगल में बैठ जाते हैं और कहते हैं, बेटा सब ठीक होता ना
तो तुम्हारी ये जो स्माइल है ना, ये तुम्हारी आँखों तक पहुँचती। चलो बताओ मुझे, क्या हुआ? किसी से झगड़ा हुआ है तुम्हारा? तो बेन नामे से हिलाता है। अंकल फिर कहते हैं, घर की याद आ रही है? बेन फिर नामे से हिलाता है। बेन उन्हें नहीं बताना चाहता था ये बात, क्योंकि अगर उन्हें बताता तो बेन की तरह वो भी फेरहेड हो जाते। अंकल कहते हैं, क्या बात हो गई बेटा? प्लीज़ मुझे बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद ही कर सकूं। तो बेन कुछ नहीं बोलता है। अब अंकल उसका फेस अपनी तरफ करते हैं और कहते हैं, बेन क्या बात हुई है? हाँ देखो बेटा, अब मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है। क्या हुआ है? जिशु जिशु ठीक तो है ना? तो बेन जो होता है वो कहता है, जी जी अंकल, वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है अंकल। तो अंकल कहते हैं, तो क्या बात हुई है फिर? देखो देखो, तुम्हें मेरी कसम है, बताओ। और बेन क्या ही करता, वो अपना सर नीचे करता है। फिर अंकल उसको सर ऊपर करते हैं और कहते हैं, बताओ बेटा। अब बेन उन्हें सारी बात बता देता है, लाइक जिशु कहाँ गया है और क्यों गया है। अंकल एकदम से शॉक होकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, क्या? जिशु वहाँ गया है? तो जो बेन होता है वो हमें से लाता है। अंकल अपना सर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ये लड़का कोई इतना बड़ा बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? तुम्हें पता है तुम्हें पता है वो जगह भी ऑरेंज जोन में है, वहाँ की सिचुएशन बहुत ख़राब है, मौसम का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कभी भी हो सकता है। और ये लड़का, मैं क्या करूँ? मैंने देखता है कि अब अंकल बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे हैं, तो वो उन्हें पकड़ता है शोल्डर से और उन्हें बेड पे बिठा देता है, उनको पानी देता है और फिर कहता है, अंकल आप प्लीज़ चिंता मत कीजिए, ओके, चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा, बी पॉजिटिव, कुछ नहीं होगा, शिशु को कुछ नहीं होगा। अब अंकल जो होते हैं वो अपना सर पकड़ के बैठे हुए होते हैं। तो जो मैन होता है वो घुटनों के ऊपर बैठ जाता है और कहता है, अंकल मेरी बात सुनिए, शिशु को कुछ नहीं होगा, आप वरीड मत होइए, मैं इसीलिए आपको नहीं बता रहा था क्योंकि आप खाम का ही चिंता करते। तो अंकल होते हुए कहते हैं, खाम का? मैं खाम का चिंता कर रहा हूँ? मेरा बेटा मौत के मुंह में गया है, तुम्हें पता नहीं है वहाँ के हालात कितने ख़राब हैं, कुछ भी हो सकता है, और तुमने उसे रुका क्यों नहीं? तो फैन कहता है, मैंने उसे रोका था अंकल, बहुत रोका था, पर वो मान ही नहीं रहा था। मैं उसके साथ भी जाना चाहता था, पर उसने मुझे अपने साथ ले जाने से भी मना कर दिया। अब अंकल तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फैन कैसे उन्हें कंसोल कर रहा होता है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो अंकल होते हैं वहाँ से चले गए होते हैं और फिर किसी अभी भी बेड पे बैठा हुआ होता है। अब तभी उसका फ़ोन बजता है, वो फ़ोन की तरफ देखता है एंड वो फ़ोन केन क्या का था। अब वो फ़ोन को बस देखता ही रहता है, फिर उसे शिशु की बात आ जाती है और वो फ़ोन को पिक कर लेता है। वो कहता है, हेलो। तो इस तरफ से क्या कहती है, वैन थैंक गॉड तुमने फ़ोन उठाया। तो वैन कहता है, व्हाट डू यू वांट? क्या चाहती हो? तो वो कहते हैं, क्या मिल सकते हैं? वैन एक डीप ब्रेथ लेता है, अपनी आँखों को क्लोज करता है और कहता है, आज? तो वो कहती है, हाँ मिल सकते हैं। तो वैन कहता है, कहाँ? कियान कहती है, मैं एड्रेस बता रही हूँ, तुम नोट कर लो। अब जो मैन होता है वो बेड साइड टेबल से अपनी डायरी निकालता है, दूसरी वाली डायरी, उस पर वो एड्रेस नोट कर लेता है और कहता है, ठीक है। तो वो कहती है, शाम 5 बजे आ जाना। पेन फिर कहता है, ठीक है, और फिर कॉल कट कर देता है। पेन कैसे अब बेड पर बैठ जाता है और ऊपर की तरफ सीलिंग की तरफ देखने लग जाता है। फिर वो उठता है और अपनी अलमारी खोलता है और उसमें से वही डायरी निकालता है जिसके पीछे डब्लू और क्यों लिखा हुआ होता है, लाइक जिस डायरी के चक्कर में सारा कांड हुआ था। सो वो डायरी को निकालता है, बेड पे बैठ जाता है और अपना पहले का पास्ट सोचने लग जाता है, लाइक कियान के साथ जैसे भी उसके रिश्ते की शुरुआत हुई थी, जैसे वो लोग दोस्त बने थे, जैसे वो कपल बने थे, जैसे उनका ब्रेकअप हुआ था, वो सब कुछ सोच रहा होता है। और फिर उसे वो दिन याद आता है जब वो शिशु से मिलने आया था फर्स्ट टाइम इस घर में।
वो दिन सोचता है और वो सोचते सोचते उसे हंसी आने लग जाती है। लाइक फर्स्ट मीटिंग उनकी कैसी हुई थी, मैं क्या क्या बातें कर रहा था उसके बारे में अपने मन में ये सोचकर वो हंसने लग जाता है। फिर उस डायरी को देखता है और उससे वो दिन याद आता है जब वैन केसिंग को जीशा ने कहा था कि अगर डायरी लेनी तो उसे किस करना होगा। वो चीज़ वो याद करता है और फिर वो उस डायरी को उठाता है और उसे किस करता है, जो डायरी होती है उसे। और फिर वो डायरी को वापस से अलमारी में रख देता है। अब वैन अपने और जीशा के बिताए हुए सभी पल को याद कर रहा होता है और उसके चेहरे पे बहुत ही प्यारी मुस्कान होती है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। 5 बजने वाले होते हैं, लाइक अभी 4:15 हो रहे होते हैं। अब जो अपना वैन होता है वो तैयार हो जाता है और तैयार होकर घर से निकलता है। एंड फिर वो उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और देखता है कि कियान वहाँ पर एक टेबल के पास बैठी हुई है। लाइक जो टेबल बुक की थी वहाँ पर बैठी हुई है। वो वैन को देखती है, वैन भी उसे देखता है, वो स्माइल करती है। फिर वैन भी उसे देख के स्माइल करता है और उसके पास जाने लगता है। एंड गाइस, अब मैं यहाँ पर क्लियर करती हूँ कि वैन केसिंग और कियान के बीच में आखिर हुआ क्या था एंड यहाँ पर इस समय क्या चल रहा है इनके बीच। सो कियान जो थी वो वैन की बचपन की दोस्त थी। वो लोग साथ में ही बड़े हुए थे और कियान वैन केसिंग को बहुत पसंद करती थी। हालांकि वैन केसिंग उसे पहले पसंद नहीं करता था, लाइक उस तरह से कियान वैन केसिंग को उस तरह से पसंद करती थी और वैन केसिंग वैसा पसंद नहीं करता था उसको। वो उसे दोस्त की तरह ही मानता था। एंड एक दिन जो कियान होती है वो वैलेंटाइंस डे के दिन उसे प्रपोज़ करती है। जब वो 19 वर्ष का होता है तभी उसे प्रपोज़ करती है। वैन उसे समझाता है कि लाइक वो उसकी दोस्त की तरह है, पर कियान उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि एटलीस्ट वो उसे एक चांस तो दे। एक चांस दे, वो उसे बहुत पसंद करती है, उसकी अच्छी जो बन के रहेगी। एंड उसे बहुत कन्विंस कर रही होती है और फिर इवेंचुअली हाँ कर देता है। वो अपने दोस्त का दिल कैसे तोड़ता, तो वो हाँ कर देता है क्योंकि उसकी लाइफ में भी कोई नहीं था। वो अपने इस दोस्त को चांस देना चाहता था ताकि उसका दिल न टूटे। एंड वो ऐसा करती भी है। वो सच में वैन केसिंग को बहुत खुश रखती थी। उसके साथ घूमना, उसे हंसाना, मतलब वो लोग बहुत अच्छा टाइम बिताते थे साथ में। धीरे धीरे करके वैन केसिंग को भी कियान से प्यार हो जाता है और वो लोग बहुत ही अच्छे कपल बन जाते हैं। फिर वैन केसिंग को यहाँ आना होता है क्योंकि ये जो सिटी थी ये राइटर्स के लिए गोल्डन सिटी थी। राइटर्स के करियर बन जाते थे यहाँ पे आके। तो वो भी यहाँ पर आने का निर्णय करता है और जो कियान होती है वो उसे फुल सपोर्ट करती है। वो कहती है कि उनका रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस ही सही पर रहेगा ज़रूर। वो लोग हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे। एंड जब वैन केसिंग एक एस्टैब्लिश्ड राइटर बन जाएगा तो वो लोग शादी कर लेंगे। वैन केसिंग उसकी बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है एंड फिर वो यहाँ आ जाता है। एंड शुरू शुरू में सब कुछ बहुत ही अच्छा रहता है, लाइक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। सिर्फ नाम का ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रह गया होता है। वो लोग बातें करते देर रात तक। एंड वैन केसिंग उसे यहाँ के बारे में बताता और वो वहाँ पर उसके साथ जो भी कुछ होता है शादी में वो सब बताती है। लेकिन धीरे धीरे पर जैसा इंसान सोचता है वैसा कब होता है, बहुत रेयर केस में ही वैसा हो पाता है। कुछ समय बाद क्या एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेती है जहाँ पर उससे एक लड़का मिलता है। वो होता है हमारा फई, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा इंसान होता है। फई उसका सीनियर था तो उसको रैगिंग और ये जो बाकी के झमेले होते हैं जो कि सीनियर्स करते हैं जूनियर के साथ, उनसे उसे बचाता था। मेडिकल की पढ़ाई के कारण कियान वैन से ज़्यादा बात भी नहीं कर पाती थी, जिसके लिए उसे बुरा भी लगता था। वैन भी ये बात समझता था तो वो उसे कुछ भी नहीं कहता था। कियान वहाँ अपने काम में बिजी हो गई होती है और यहाँ पर वैन अपने काम में। अब जो फई और कियान होते हैं वो अब बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं क्योंकि फई उसकी बहुत हेल्प करता था। उनकी दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे करके वो लोग दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। और कियान को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती तो वो फई को इग्नोर भी करती है और उसे खुद पे गुस्सा भी आ रहा होता है क्योंकि वो वैन के साथ ऐसा नहीं करना चाह रही होती है। पर कभी कभी प्यार आपको इतना मजबूर कर देता है कि उस मजबूरी में आकर आप स्वार्थी भी बन जाते हो।
एंड कियान के साथ भी यही होता है, वो भाई को चुनती है वैन के ऊपर। अब लेकिन वो वैन को ये बात बता नहीं पा रही होती है, क्योंकि वो वैन को हर्ट नहीं करना चाहती थी, और उसे ये भी लग रहा होता है कि प्रपोज़ उसने किया था पहले, वैन ने नहीं। उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था, पर वो कुछ नहीं कर पा रही होती है। वो भाई के लिए अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है, और वैन को ये बता भी नहीं पा रही होती है। तो वो वैन के कॉल्स को, वैन को इग्नोर करने लग जाती है, जानकर नहीं। ऐसा नहीं कि उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। वैन को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी लग रही होती है, उसे बहुत ही दुख हो रहा होता है। अब जो कियान होती है वो यहाँ पर आती है और वैन किसिंग को बताती है कि वो यहाँ पे है, और वो उसे मिलने बुलाती है। वैन किसिंग जाता है और वो कियान से कुछ पूछता उससे पहले कियान एक सांस में ही बहुत हिम्मत करके सारी बात वैन किसिंग को बता देती है। वैन किसिंग तो कुछ समय तक उसे देखता ही रह जाता है, लाइक वो सब चीज़ें एक साथ अपने दिमाग में सेट ही नहीं कर पा रहा होता है। वो कुछ समय तक उसे देखता ही रहता है, और जब वो अपने शौक से बाहर आता है, उसे रियलाइज़ होता है कि कियान ने उससे क्या कहा। तो वो बस कियान को देखता है, एक स्माइल करता है, और वहाँ से उठ के चला जाता है बिना कुछ बोले। कियान बस उसे देख रही होती है अपनी भरी हुई आँखों से, वो कुछ नहीं कर सकती थी अब। वैन किसिंग उसके बाद से कियान से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखता है, और उसने अपना नंबर भी चेंज कर लिया होता है। लेकिन जो उनका कॉमन फ्रेंड था वहाँ पर उसके शहर में, वैन किसिंग के, उसके पास उसका नया नंबर था। तो कियान ने उससे नंबर ले लिया था वैन किसिंग से माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि वैन किसिंग की ये जो खामोशी थी ना, ये कियान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसका गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। तभी वो वैन किसिंग को हमेशा कॉल करती, इस उम्मीद में कि वैन किसिंग कभी तो उसका फ़ोन उठाएगा, कभी तो वो उससे कुछ कहेगा, पर वो कभी कुछ नहीं कहता। जब कभी वो फिर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता तो एक दो शब्द बोल देता, लाइक क्यों कर रही हो ये सब, क्या चाहती हो, वगैरह वगैरह, पर कभी उस चीज़ के बारे में वो बात ही नहीं करता। एंड गाइस, अब हम वापस से प्रेजेंट पे आते हैं। मैं जैसे भी समझा सकती थी, मैंने आप लोगों को वैन किसिंग और कियान के बीच के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बता दिया है। एंड अब हम प्रेजेंट पे आते हैं। तो वैन किसिंग वहाँ पर कियान के पास आता है, और वो दोनों अपने अपने चेयर में बैठ जाते हैं। अब जो कियान होती है वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही होती है, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो कहाँ से शुरू करे, क्या बोले, उसे समझ में नहीं आ रहा है। वैन किसिंग उसे देखता है, फिर स्माइल करता है और कहता है, तुम्ही ने मुझे बुलाया है और आप खुद खामोश बैठी हो। तो कियान उसकी तरफ देखती है और कहती, वैन वैन लुक, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी, पर मैं क्या कहूँ, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर प्लीज़ कुछ बोलो, कुछ बोलो, गुस्सा करो, डांटो, चिल्लाओ, माफ़ करो, या कुछ भी करो, पर प्लीज़ मुझसे बात करो, कुछ भी करो, पर ऐसे चुप मत रहो। तुम्हें डांटना है, चिल्लाना है, या मुझे मारना भी है तो मुझे मंजूर है, मुझे सब मंजूर है, पर प्लीज़ अभी अभी खामोशी तोड़ दो। वैन कहता है, ठीक है, तो सुनो, मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ कियान। अब कियान उसे देखने ही लग जाती है, उसकी पूरी आंखें भर जाती हैं। वो कहती, क्या कहा तुमने? तो वैन कहता है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है कियान। देखो, हमारे बीच जो कुछ भी था, जब तक था अच्छा था। एंड अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि हम कभी भी एक दूसरे के लिए थे ही नहीं। हमारा मिलना, दोस्ती होना, प्यार होना, ये सब बस एक कोइंसिडेंस था, वरना हम अलग नहीं होते। तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम अगर मुझसे ब्रेकअप ना करते तो शायद मैं ही कर लेता। अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए बने होते तो कभी अलग ही ना होते। ये सब बातें समझने में मुझे बहुत समय लग गया। आज जाकर रियलाइज़ हुआ कि जो हुआ अच्छा ही हुआ।
ज्ञान, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया था उस समय। जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स ही नहीं रही तो तुम मेरे साथ इस रिश्ते में रहकर करती क्या? तुम वही को प्यार करती थी तो तुम्हें उसी के साथ रहना चाहिए था। तुमने सही फैसला लिया था। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ज्ञान तो बस वन को देखे ही जा रही होती है। फिर वो कहता है, देखो मेरे दिल में ना तुम्हारे लिए कोई गिले शिकवे नहीं है, क्योंकि मैं अब अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। और तुम भी अब ये गिल्ट को अपने मन से निकाल दो। और सच कहूँ तो मुझे तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। तो क्या कहते थैंक यू? वो क्यों? तो वो कहता है, क्योंकि अगर हमारा ब्रेकअप ना होता तो तो जो क्या होती वो क्यूरियोसिटी से देखती और कहती तो बहन कहता है, तो मुझे वो नहीं मिलता जो आज मेरे पास है। तो वो कहती, डोंट टेल मी तुम रिलेशनशिप में हो? तो वो कहता है, और मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ, सो थैंक यू। एंड अब इस गिल्ट को निकालो और मेरे ग्रेटिट्यूड को जगा दो अपने दिल में। जो ज्ञान होती है वो वैन का एक हाथ पकड़ती है और कहती है, थैंक यू सो मच वैन। तुमने जानते हो तुमने आज ऐसे कह के मेरे दिल से कितना बड़ा बोझ निकाल दिया है। थैंक यू। तो वैन उसके हाथ पे अपना हाथ रखता है और कहता है, अब ख़त्म करो ये सब, बहुत हो गया ये सब, एंड करते हैं इसे। ज्ञान कहती है, क्या हम वापस से दोस्त बन सकते हैं? तो वैन उसे कुछ देर दिखता है और कहता है, एक शर्त पे। ज्ञान कहती है, क्या? वैन उसे देखता है और कहता है, अगली बार ये काली चुड़ैल जैसी काली ड्रेस पहन के मेरे सामने मत आ जाना, वरना कसम तुम्हारे सर के एक एक बाल मैं नोच लूँगा। कितनी गंदी लगती हो इसमें। तो क्या उसे देखती हो, कहती है, जैसे सूर्य से तुम्हारी शक्ल है ना, वैसे घटिया तुम्हारा टेस्ट है, टफर कहेंगे। तो जो मेरा होता कहता है, तुमसे तो बेहतर ही हूँ मैं। अब ज्ञान बहन को देखती है, बहन ज्ञान को देखता है और दोनों ही हंसने लग जाते हैं। फिर बहन कहता है, सो भाई और तुम साथ में हो ना अभी भी? तो वो कहती है, अगले महीने हमारी शादी है। और उसे देखता है, स्माइल करता है बहुत प्यारी वाली, और फिर कहता है, हे कंग्रेचुलेशंस। तो वो उसे हाथ मिलाती है और कहती है, थैंक यू। फिर वो कहता है, कार्ड दोगी कि नहीं? तो वो कहती, तुम्हें कार्ड देने की क्या ज़रूरत, तुम्हें पर्सनली इनवाइट करती हूँ, प्लीज़ आना, मुझे और भाई को बहुत अच्छा लगेगा, और तुम भाई से मिल भी लोगे। तो बहन कहता है, बिल्कुल आऊँगा, पर डेट भी बता देती तो अच्छा होता। तो कहती, हाँ हाँ बता दूँगी। अब वो तो ऐसी बातें करने लग जाते हैं। ज्ञान फिर कहती है, वैसे तुमने अभी कहा कि तुम किसी रिलेशनशिप में हो, कौन है वो लड़की? तो बहन कहता है, लड़की नहीं लड़का। तो वो कहती है, हाँ व्हाट? तो वो कहता है, लड़का। तो वो कहती है, तुम किसी लड़के को डेट कर रहे हो? तो वो कहता है, तो कहती है, क्या बात कर रहे हो सच में? तो वो कहता है, हाँ तो तुमको क्या हो गया, इतना खुश क्यों हो रही हो? तो कहती, अब वो कुछ नहीं, कौन है वो? एक्चुअली कियान थोड़ी ना वो हमारे ऐसी बेल फैन टाइप की थी, तो वो अभी इस चीज़ सुन के काफ़ी खुश हो गई होती है। वेंदो उसे देख रहा होता है, फिर कहता है, ओके पहले तुम इधर शांत होकर बैठो। कि वो खड़ी होकर पूछ रही होती है, लाइक जहाँ पे वैन बैठा हुआ था उसके साइड की दोनों साइड उसने अपने हाथ रखे हुए होते हैं, और वैन की तरफ थोड़ी झुक कर उससे पूछ रही होती है, लाइक अपनी कुर्सी पर वो नहीं बैठी हुई होती है। तो फिर वो जो ख्याल होती है वो बैठी थी, वो कहती है, हाँ तो बताओ। तो वो कहता है, साउदेशु नाम है उसका। अब वो उसे देख रही होती है घूर के, कहती है, साउदेशु कहीं ये वो बिजनेस तो नहीं है जिसके बारे में आए दिन मैगजीन में कुछ उटपटांग चीज़ें आती रहती है, जिसको सब मोडी और। तो कहता है, हाँ हाँ वही है वही है। क्या कहती है, उसी से रिलेशनशिप में हो? तो वो कहता है, बहन हाँ, और वो ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा लोग कहते हैं। ही इज़ द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। पता है मैं कभी भी सोचता हूँ कि
उस जैसा इंसान इस दुनिया में आया कैसे? वो कलियुग के लिए बना ही नहीं है। वो बहुत ही अच्छा इंसान है। क्या कहती है, कब से हो उसके साथ? तो बहन कहता है, "हम्म, 4 महीने।" तो वो कहती है, 4 महीने में इतना जान गया उसे? बहन उसे देखता है और कहता है, "हम्म।" क्या उसे देखती है और स्माइल करती है, कहती है, "तुम्हारी पसंद है तो अच्छी ही होगी। तुम्हारी पसंद पे मुझे कोई संदेह नहीं है।" तो मैन अपनी आँखों को ऐसे घुमाता है और कहता है, "क्योंकि तुम भी मेरी पसंद थी।" तो कैन जो कहती है, "इसे तो कहा, तुम्हारी पसंद पे मुझे कोई संदेह नहीं है। अगर तुमने ज़ाहिर को पसंद किया है तो अच्छा ही होगा, और लोगों को क्या है, उनको तो एक टॉपिक चाहिए होता है बात करने का।" वह स्माइल करता है और नोट करता है। फिर वो कहती है, "कैन, मुझे मिलाओगे उससे?" तो मैंने कहता है, "हम्म, तुम्हारी शादी पर आऊँगा तो उसे लेकर आऊँगा, ठीक है?" तो कहती है, "ओके।" अब वो थोड़ी देर वहाँ पे बात करते हैं दोनों लोग। उसके बाद वैन केसिंग अपने घर आ जाता है, लाइक साउश के घर आ जाता है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग उसे एक शॉकिंग न्यूज़ मिलती है। सो न्यूज़ ये थी कि जहाँ पर साउश गया था वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश शुरू हो गई थी, और हालात बिगड़ने के कारण वहाँ पर जाने वाली सारी फ़्लाइट्स को बंद कर दिया गया था। ना वहाँ से कोई फ़्लाइट आ सकती है और ना जा सकती है जब तक हालात सही नहीं हो जाते। अब वैन केसिंग तो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अंकल भी परेशान हो जाते हैं, पर वैन केसिंग अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखता है क्योंकि उसने अंकल को सँभाला था। वो अंकल से यही कहता है कि सारिश को कुछ भी नहीं होगा, वो सही सलामत वापस जाएगा, और वो खुद को भी यही तसल्ली दे रहा होता है। अब ऐसे कर के दिन बीतते जाते हैं, और वैन केसिंग अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो रखा हुआ होता है। वो सारिश को बहुत मिस कर रहा होता है, उसे उसकी बहुत चिंता हो रही होती है। कभी कभी तो वो इतना परेशान हो जाता कि वो रोने ही लग जाता बहुत ज़्यादा। लेकिन वो फिर से अपने आप को संभालता क्योंकि उससे भी अंकल को भी संभालना था। वो ऐसे टाइम पर अब घर से बाहर नहीं जाता था। अब वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अंकल के साथ बिताता, उनको अच्छा फील करवाने की कोशिश करता, क्योंकि अंकल अभी उसकी ज़िम्मेदारी थे। और जो उसके बाद टाइम रहता उसमें वो अपनी नॉवल को कंप्लीट करता, क्योंकि वो चाहता था कि जब सारिश यहाँ पे आए तो वो उसे पूरी नॉवल को कंप्लीट करके उसे इश्यू करवा के उसे दे, ना कि सिर्फ स्पॉइलर जो कि सारिश ने मांगा था। वो उसे सरप्राइज़ देना चाहता था, तो वो अपनी नॉवल को भी कंप्लीट करने का प्रयास कर रहा होता है। अब ऐसे कर करके दिन बीत जाते हैं। जिस शहर में सारिश गया होता है वहाँ तो रेड अलर्ट लग गया होता है। अब ना वहाँ से कोई आ सकता है ना जा सकता है। अब जो भी लोग वहाँ पर थे वो वहीं पे फंस के रह गए होते हैं, और वहाँ की कंडीशन बहुत ख़राब हो रखी होती है। अब इस सिचुएशन में वो वहाँ से आ भी नहीं सकता था सारिश, और उसके बारे में यहाँ पर मैंने किसी को कोई खबर भी नहीं थी कि वो कैसा है। अब ऐसे करके 2 हफ्ते से ज़्यादा हो जाते हैं और सारिश का कोई पता नहीं होता। पवन केसिंग होप नहीं छोड़ता। वो यही तसल्ली दे रहा होता है अपने आप को कि सारिश जहाँ भी होगा सलामत होगा और वो वापस आएगा, और यही तसल्ली वो अंकल को दे रहा होता है। अब ऐसे ही करते करते कुछ दिन और बीत जाते हैं, और सारिश को गए हुए अभी 3 हफ्ते 4 दिन हो गए हुए होते हैं। स्टिल उसकी कोई खबर नहीं आती, और ना यहाँ से कोई जा सकता था वहाँ पे। लाइक वो शहर इस समय एकदम पैक हो चुका था, कोई आने जाने का रास्ता नहीं, नो कांटेक्ट। अब तक जो मैंने किसी के नावल होते हैं वो भी कंप्लीट हुई होती है, क्योंकि वो दिल लगा के उस पर अपना काम कर रहा होता है। डिस्ट्रैक्शन तो उसका यहाँ से बहुत दूर था जो उसे डिस्ट्रैक्ट करता था। तो जो समय होता था उसमें वो अपनी नावल पे काम करता था, और आधे से ज़्यादा समय अपना वो अंकल के साथ बिताता था जब तक अंकल रहते थे। सो हमें वैन केसी को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर रेलिंग के पास खड़ा हुआ होता है, और उसके पास कियान और फई खड़े हुए होते हैं जो उसे मिलने बुलाते हैं। एंड कियान और फई को सब पता भी होता है वैन केसी की सिचुएशन, क्योंकि इस समय वो लोग कॉन्टैक्ट में ही थे। अब फई जो होता है वो वैन के पास आता है और कहता है, देखो देखो तुम परेशान मत हो, वहाँ रेड अलर्ट लगा है इसलिए कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होगा।
तो वैन कहता है मैं जानता हूँ शिशु को कुछ नहीं हुआ होगा, उसने कहा है वो मेरे पास वापस आएगा। तो भाई कहता है ये हुई ना बात, तो फिर ऐसा सड़ा हुआ सा मुँह क्यों बनाया हुआ है, चिल करो। और तो अच्छा है अंकल तुम्हारे आसपास नहीं है, अंकल तुम ऐसे देखते तो क्या सोचते। तो जो शिशु होता है वो भाई को देखता है, भाई कहता है मुझे ऐसे मत देखो, चलो अब मुझे जल्दी से बताओ कॉफ़ी पीते हो या फिर चाय। तो वैन कहता है मेरा कुछ भी पीने का मन नहीं है। तो भाई कहता है देखो पीना तो तुम्हें पड़ेगा ही, क्योंकि ज्ञान भी जानती है मैं बहुत ही ज़िद्दी टाइप का इंसान हूँ। वैन उसे देखता है, फिर ज्ञान को कहता है ज्ञान, तो वो कहती है मैं कुछ नहीं करूँगी, ये तुम लोगों के बीच की बात है। तो अब भाई कहता है सो टी और कॉफ़ी। तो वैन किसी डीप ब्रेथ लेता है और कहता है टी। अब वैन किसी वहाँ पर थोड़ी देर रुकता है, उसके बाद वो घर आ जाता है। और घर वो जैसे ही आता है गेट पर ही होता है, तभी जो अंकल होते हैं वो तुरंत से ही वैन किसिंग को देखते हैं और कहते हैं वैन वैन जल्दी आओ यहाँ पे। अब वैन एकदम से शॉक्ड कहता है अंकल क्या हुआ। अब अंकल जो होते हैं वो फ़ोन पे होते हैं, वो कहते हैं वैन किसिंग शिशु को फ़ोन है। वैन किसिंग तो ये सुनकर कुछ समय तक ऐसे ही स्टक हो जाता है, वो बस अंकल की तरफ देखता ही रहता है। अंकल फिर कहते हैं हाँ शिशु का फ़ोन है। अब जो अपना वैन होता है वो भागते हुए उनके पास आता है और अंकल जो होते हैं वो उसकी तरफ फ़ोन करते हैं। वो फ़ोन लेता है और कहता है हेलो हेलो शिशु। तो दूसरी तरफ से शिशु कहता है कैसे हो मेरे प्यारे रैबिट। अब उसकी आवाज़ सुनकर जो फैन होता है वो अपने हिसाब से जितना भी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा होता है, जितना भी उतने दिन से वो ये दिखा रहा था कि लाइक वो ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग है, उसकी सारी स्ट्रॉन्गनेस एक पल में बिखर जाती है। उसकी आंखों से बिल्कुल से आंसू निकलने लग जाते हैं। वो अपनी उदासी आवाज़ में कहता है तुम ठीक तो हो ना। शिशु कहता है तुम रो क्यों रहे हो। रोमा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ओके प्लीज़ डोंट क्राई। अभी अभी तो मैंने अंकल को शांत करवाया है, तुम रो क्यों रहे हो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मैं वापस आऊँगा, तो तुम लोग रो क्यों रहे हो। क्या तुम लोगों को मेरे वापस आने से इतना दुख हो रहा है। तो फैन कहता है शट अप जस्ट शट अप ओके। तो शिशु कहता है अच्छा आई एम सॉरी प्लीज़ रो मत। तो दिन में यहाँ पे फ्लाइट्स खुल जाएंगी, फिर मैं आ जाऊँगा, इसलिए अब आप दोनों मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए, ओके आई विल बी देयर इन अ फ्यू डेज़। फैन कुछ भी नहीं बोल रहा होता है उसकी रिप्लाई में, और बस शिशु की आवाज़ को सुन रहा होता है। शिशु फिर कहता है हेलो हेलो वैन वैन तुम मुझे सुन रहे हो ना। वैन कुछ नहीं बोल रहा होता है, बस उसे सुने जा रहा होता है। शिशु फिर से कहता है वैन तुम फ़ोन पे हो ना। तो वैन कहता है हाँ। तो शिशु कहता है तो बोल क्यों नहीं रहते। वैन कहता है बस ऐसे ही। शिशु अब एक स्माइल करता है और कहता है पागल। अच्छा सुनो अब मुझे कॉल रखना होगा, बाय। वैन उससे कुछ कह पाता उससे पहले ही शिशु कॉल रख देता है। अब वैन तो बस फ़ोन को ही देखता रह जाता है। अब वो फ़ोन को अंकल को देता है और देखता है कि अंकल उससे घुरे जा रहे हैं। अब वैन अपने चेहरे के आंसुओं को साफ करता है। अब अंकल उसके पास आते हैं और उसे हग कर लेते हैं और फिर कहते हैं डोंट वरी फ्रॉम नाउ ऑन एवरीथिंग विल बी फाइन, ओके। तो जो अपना फैन होता है जो कि उनको बैक हक कर लिए होता है वो भी नोट करता है। हमें यहाँ से 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, लाइक अब यहाँ पर 3 दिन का लीव हुआ है। हमें दिखाया जाता है कि वैन केसिंग और गांव अंकल दोनों ही एयरपोर्ट पे खड़े हुए होते हैं और आज फाइनली शिशु यहाँ इस कंट्री में आने वाला था, लाइक यहाँ पर आने वाला था। उसकी फ़्लाइट थोड़ी देर में ही लैंड करने वाली थी। तो अंकल और वैन केसिंग उनका वेट कर रहे थे। अब थोड़ी देर बाद वो फ़्लाइट लैंड करती है और सारे पैसेंजर्स वहाँ से निकलने लग जाते हैं। अब वो लोग शिशु को ढूंढ रहे होते हैं एंड फिर उन्हें शिशु दिख भी जाता है। वो भी उन दोनों को देख लेता है और फिर उनके पास आता है। शिशु जैसे भी उनके पास आता है गाँव अंकल उसे हग कर लेते हैं। वो बिल्कुल रोने ही वाले होते हैं, उनकी पूरी आंखें भर गई होती हैं और सेम सिचुएशन शिशु की भी होती है।
वो भी बिल्कुल सही रुआसा हो गया होता है। वो फिर वैन को देखता है जो कि उसे और अंकल को देख रहा होता है। अंकल फिर उससे अलग होते हैं और अपनी रुआसी वॉइस में ही कहते हैं, तुम्हारे जैसा बदतमीज़ लड़का मैंने कभी नहीं देखा। सब कुछ जानते पूछते भी वहाँ चले गए। हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा ना तुमने कि अगर तुमको बाई चांस कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? तुम्हारे लिए वो डील इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। हाँ, अब जो शीश होता है वो फिर अंकल के दोनों हाथों को पकड़ता है और कहता है, सॉरी अंकल, आई प्रॉमिस ऐसा नहीं करूँगा दोबारा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अब जो अंकल होते हैं वो उसे देखते हैं और वापस से उसे हक कर लेते हैं। ऋषि भी उन्हें बैक करता है और स्माइल करता है। अब वो तीनों लोग घर आ जाते हैं और थोड़ी देर लिविंग रूम में रहने के बाद जो ऋषि होता है वो शावर लेने चला जाता है। अब जो नहाकर आता है तभी वैन किसी कमरे में आता है जिसके हाथों में ट्रे होती है, जिसमें 2 कप कॉफ़ी होती है। वैन वो कॉफ़ी लाकर टेबल पर रख देता है। फिर वो शीशे की तरफ देखता है जो कि उसे ही देख रहा होता है। अब शीशु वैन को देखता है और वैन शीशु को देखे जाता है। वैन एकदम से भाग कर आता है और उसे हग कर लेता है बहुत तेज़, और शीशु भी उसे बहुत टाइटली हग कर देता है। वैन अब बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और ऐसी कुछ सिचुएशन शीशु की भी होती है, वो भी रो रहा होता है। फिर जो वैन होता है वो कहता है, सच बताओ, मेरा मन बहुत घबरा रहा था, मन में बहुत बुरे-बुरे ख़्याल आ रहे थे। कभी-कभी तो ऐसा लगता था कि तो शीशु उसकी बात को काटते हुए कहता है कि मैं वापस नहीं आऊँगा, यही ना? तो जो अपना बहन होता है वो उसकी तरफ देखता है उससे अलग होके। शीशु फिर कहता है, सच कहूँ तो मुझे भी नहीं लगा था कि मैं वहाँ से ज़िंदा वापस आ पाऊँगा। वहाँ की कंडीशन बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं तुम लोग को कभी देख पाऊँगा कि नहीं, कभी अंकल के पास बैठकर उनसे बात कर पाऊँगा कि नहीं, तुमसे बात कर पाऊँगा कि नहीं। वैन अब उससे वापस से हक कर लेता है और वो भी वैन को हक किए हुए होता है। अब जो वैन होता है वो वापस से उससे अलग होता है, अपने आँसू साफ़ करता है और फिर शीशु के भी आँसू साफ़ करता है और फिर उसको वहाँ सोफ़े के पास लेके आता है, उसे बैठाता है और उसके हाथ में कॉफ़ी देता है। फिर वो भी उसके पास आके बैठ जाता है और उससे कहता है, एक बात कहूँ? तो शीशु उसकी तरफ देखता है, कहता है, वैन कहता है, जब तुम रोते हो ना तो बिल्कुल शुतुरमुर्ग लगते हो। अब जो शीशु होता है वो कॉफ़ी रखता है और कहता है, मैं शुतुरमुर्ग लगता हूँ। तो वो कहता है, हाँ। तो शीशु कहता है, और तुम तो जैसे स्नो वाइट लगते हो रोते हुए। तो वैन कहता है, अब मैं क्या ही कह सकता हूँ, तुम कह रहे हो तो सही कह रहे हो, झूठ थोड़ी बोलोगे। उसकी बात सुनकर शीशु भी हंसने लग जाता है और उसे देख के वैन भी हंसने लग जाता है। फिर वो उसकी कॉफ़ी पे हाथ रखता है वैन शीशु के और कहता है, ऐसे ही अच्छे लगते हो, रोते हुए सच में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। शीशु फिर से स्माइल करता है और वैन को वापस से हग कर लेता है। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। जो हमारा शीशु होता है वो अपने बालकनी में खड़ा हुआ होता है और उसकी आंखों में ना पट्टी बंधी हुई होती है। वो कहता है, यार कब तक मुझे ऐसे पट्टी बांध के खड़े रखोगे यार, बताओ तो क्या सरप्राइज़ है। तो फैन कहता है, आप ही बताता हूँ, तुमने भी तो मुझे बहुत वेट करवाया है, तो थोड़ा वेट तो तुम कर ही सकते हो। अब शीशु कहता है, यार ठीक है, करवाया मैंने वेट, पर तुम मुझे ऐसे 5 मिनट से ऐसे क्यों खड़ा किए हो, जो भी है बताओ ना जल्दी। मैं फैन को दिखाया जाता है जो कि बालकनी और कमरे की दहलीज पे खड़ा हुआ होता है। उसके हाथ में एक रेक्टेंगुलर शेप में एक बॉक्स होता है जिसे गिफ्ट की तरह रैप किया गया होता है। अब शीशु काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा होता है। वो कहता है, ठीक है, तुम ऐसे ही सस्पेंस क्रिएट करते रहो, मैं पट्टी खोल रहा हूँ। तो जो फैन होता है वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, अच्छा 1 मिनट, बस 1 मिनट। शीशु कहता है, 30 सेकेंड, बस 30 सेकेंड। तो फैन कहता है, ओके। फिर वो उसके सामने वो प्रेजेंट लेके आता है और उसके हाथों को ऐसे उठाता है, उसके हाथ में पकड़ा देता है। अब शीशु से एक हाथ से छूकर पता करने की कोशिश कर रहा होता है
कि वो क्या चीज़ है, क्योंकि पट्टी तो अभी भी बंधी हुई होती है। अब जो वैन होता है उसकी पट्टियाँ खोल देता है और शिशु उस गिफ्ट हैपर को देख रहा होता है, मतलब उस गिफ्ट को देख रहा होता है। वो फिर शिशु की तरफ देखता है और कहता है ये क्या है। तो अब वैन 2 कदम पीछे जाता है, अपने आर्म्स को फोल्ड करता है और कहता है खुद देख लो। अब जो शिशु होता है वो काफ़ी क्यूरियस हो रहा होता है। वो तुरंत से बालकनी के पास जो सोफ़े लगे हुए होते हैं उसके पास जो टेबल होती है वहाँ पर उसको रखता है, सोफ़े पे बैठ जाता है और उसको खोलने लग जाता है। अब जैसे ही वो उस रैपिंग पेपर को हटाकर उस बॉक्स को खोलता है, उसकी तो आंखें ही चमक जाती हैं। उस बॉक्स के अंदर वही नावल होती है जिसके लिए साहर्षी ने वेंकीसी को साइन किया था, जो नावल उसे चाहिए थी। वो उस नावल को देखता ही रहता है और फिर उसको उठाता है और उसको टच करने लग जाता है। फिर वो वैन की तरफ देखता है तो वैन जो होता है उसके पास आता है और हल्का सा झुक के उसके फेस टू फेस आकर उससे कहता है आपका रिटर्न गिफ्ट। आपको स्पॉइलर चाहिए था ना, मैंने आपको पूरी नावल दे दी। अब टू बी ऑनेस्ट शिशु इस बारे में बिल्कुल ही भूल गया था। वो जहाँ गया था वहाँ पर उसने इतना सब कुछ देखा था कि उसके दिमाग से ये सब चीज़ें निकल गई होती है। और वापस आने के बाद भी शिशु ने वैन से इसके बारे में कोई भी बात नहीं की होती है। अब जो शिशु होता है वो वैन को देखता है और वापस से उस नावल को देखता है जिसका नाम होता है एक्सीडेंटली योर्स। अब शिशु जो होता है वो जहाँ सोफे पे बैठा था वहाँ से वो खड़ा हो जाता है और वैन केसिंग को हक कर लेता है। वैन केसिंग उसे हक कर लेता है। शिशु कहता है थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो वैन कहता है थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ, थैंक यू टू मेक इट कंप्लीट, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और जो वैन होता है वो भी स्माइल करता है और शिशु भी स्माइल करता है। फिर वैन उससे थोड़ा अलग होता है और कहता है शिशु एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना है। शिशु से देख रहा होता है वैन बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा होता है क्योंकि वो उसे कन्फेस करने वाला था। अब वैन फाइनली हिम्मत करके जस्ट बोलने ही वाला होता है कि उससे प्यार करता है, पर उससे पहले ही वैन केसिंग को शॉक करते हुए शिशु कहता है मैरी मी वैन केसिंग। एंड वैन केसिंग तो एकदम ही शॉक्ड हो जाता है। वो उसे शॉकिंग नज़र से देखे जा रहा होता है। एंड शिशु फिर वैन केसिंग के शोल्डर को पकड़ता है और कहता है आई नो कि तुम्हें बहुत शॉकिंग लग रहा होगा, ये सब शॉकिंग है, बट ये सच है। आई वॉन्ट टू मैरी यू एज सुन एज पॉसिबल। मैं अपनी लाइफ को और वेस्ट नहीं कर सकता। आई नो कि तुम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो, पर एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने उस जगह पर मौत को अपने बहुत करीब देखा है, बहुत करीब महसूस किया है, और अब मैं अपनी लाइफ को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता। अपनी लाइफ का हर एक लम्हा मुझे इस समय कीमती नज़र आ रहा है और मैं इसे बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं अपनी लाइफ का हर एक लम्हा तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तुम्हें हमेशा के लिए अपना मानना चाहता हूँ। प्लीज़ मैरी मी। वो अब वैन केसिंग के गालों पे हाथ रखता है और कहता है तुम मेरी फीलिंग्स के बारे में जानते हो ना, मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। प्लीज़ गिव मी अ चांस। मैं तुम्हें सच में बहुत खुश रखूँगा। प्लीज़ मैरी मी। अब जो वैन केसिंग होता है शिशु की पूरी बात सुनने के बाद उसे हक कर लेता है। एंड शिशु तो फर्स्टली बहुत शॉक्ड हो जाता है, फिर वो भी उसे हक कर लेता है। अब वैन कहता है कोई पागल ही होगा जो तुम्हें ना कहेगा शादी के लिए। मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझसे ही पूछोगे। मैं तो तुम्हें ये बताने वाला था कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, बट मुझे नहीं था कि अब मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत है। शिशु से खुद से अलग करता है और कहता है हे क्या कहने वाले थे तुम। हम्म? तो मैंने उसे बस स्माइल करते देख रहा होता है। शिशु कहता है टेल मी क्या कहने वाले थे तुम। तो बहन कहता है मैं यही कहने वाला था कि मुझे इस क्राई बेबी से प्यार हो गया है।
आई हैव फॉलन इन लव विथ यू साउथ इशू। एंड साउथ इशू से बस देखते रह जाता है। फिर वो तुरंत से वैन केसिंग के पास आता है और उसे किस कर लेता है होठों पे। आप वैन केसिंग उसे किस करता है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू गाइस, पर कैन यू गाइस यूज़ एयरफोन्स फॉर सम टाइम। मतलब ज़्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए, यहाँ ज़्यादा कुछ है भी नहीं। सो प्लीज़ आप सब एयरफोन्स यूज़ कीजिए। एंड बैक टू द स्टोरी। जो वैन केसिंग होता है वो और शो एक दूसरे को किस किए जा रहे होते हैं और माहौल वहाँ का चेंज होने लग जाता है। लाइक काफ़ी ज़्यादा हॉट माहौल हो जाता है वहाँ पे। अब जो वैन केसिंग होता है वो शो इसको किस करते करते उस सोफ़े के पास आते हैं और वैन केसिंग शो को सोफ़े पे धकेल देता है। एंड शो एकदम शॉक्ड। आप देखिए उसे आश्चर्य और उत्सुकता से देखने लग जाता है। आप जो फैन होता है वो धीरे धीरे करके उसके टॉप पे आता है। यीशु अपना जो हेड था वो सोफ़े का जो वो हिस्सा नहीं होता है जहाँ पर हाथ रखते हैं उस पर टिकाते हुए फैन को देखते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम। तो फैन जो होता है वो यीशु के चेस्ट पर अपने फिंगर्स को फैलाते हुए कहता है, मास्टर आप मेरा टेस्ट नहीं लेंगे। आपने मुझे इतनी सारी चीज़ें सिखाई हैं, आपको मेरा टेस्ट लेना चाहिए कि मैंने वो सब चीज़ें अच्छे से सीखी हैं कि नहीं। अब जो शिशु होता है वो पेन को एक अजीब तरह से देखता है। लाइक वो समझ जाता है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब जो शिशु होता है वो वैन केसिंग के बालों को पकड़ के उसे अपने लिप्स के करीब लेके आता है और कहता है, तो दो अपना टेस्ट एंड प्लीज़ ध्यान से, क्योंकि अगर तुमने कोई भी मिस्टेक की तो तुम मुझे जानते हो, मेरी पनिशमेंट से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो तुम। आपन एक स्मेल करता है और शिशु के ईयर्स के पास आता है और उसके ईयर्स पे बैठ कर लेता है और उसके कानों में ही कहता है, आप चिंता मत कीजिए, शिकायत का मौका नहीं दूंगा, डोंट वरी एंड रिलैक्स, ऐसे बोलता है। और फिर वो शिशु को किस करने लग जाता है। आप ऐसे उन्होंने स्टेप आगे बढ़ाने लग जाते हैं एंड फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। एंड यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि एक कैफ़े पे बैठा हुआ होता है और अपनी कॉफ़ी पी रहा होता है। तभी उसे कोई पीछे से आवाज़ देता है, हे प्रिंस, इज़ दैट यू। अब प्रिंस पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर हमारा ये भाई खड़ा होता है। अब प्रिंस उसे देखता है और वहाँ से उठ जाता है, उसके पास आता है, उसे ग्रीट करता है और कहता है, हेलो सर, कैसे हैं आप। तो वो कहता है, रिडिकुलस, मैं सर नहीं हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। तो जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है, मेरे लिए तो आप हमेशा ही सर रहेंगे। अब भाई कहता है, कसम से कह रहा हूँ, अगर मुझे पता होता ना कि बस 2 महीने ट्यूशन पढ़ाने के कारण तुम मुझे सर बोलने लगोगे तो मैं तुम्हें कभी ट्यूशन नहीं पढ़ाता। प्रिंस कहता है, सॉरी, पर आप तो मेरी आदत जानते हो, मुझे जो भी कोई पढ़ाता है मैं उसे सर बोलता हूँ। अब जो भाई होता है वो जो अपने हाथ में पेन लिए होता है उससे प्रिंस के सर पे मारता है और कहता है, नेक्स्ट टाइम तुमने मुझे सर बोला ना तो ये जो पेन मारा है ना तुम्हारे सर पे, इसके जगह हथौड़ा होगा। अब जो प्रिंस होता है अपना स्माइल करता है और भाई भी उसे देख के स्माइल करता है। अब प्रिंस कहता है, वैसे आप यहाँ। अब भाई कहता है, पुलिस वालों का कोई एक ठिकाना नहीं होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, एंड फिलहाल मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है 3 महीने पहले। तो प्रिंस कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। भाई कुछ नहीं बोलता है, बस नोट करता है। फिर वो प्रिंस जहाँ बैठा था उसके तरफ देखता है और कहता है, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं तुम्हारे साथ वहाँ बैठ सकता हूँ। अब जो प्रिंस होता है वो अपनी टेबल की तरफ देखता है और फिर भाई की तरफ देखता है और कहता है, ओह आई एम सो सॉरी, प्लीज़ कम विथ मी। अब वो दोनों जहाँ पर प्रिंस पहले बैठा था वहाँ पर आ जाते हैं और दोनों ही वहाँ पर बैठ जाते हैं। आप वो दोनों थोड़ी देर से बात कर रहे होते हैं। ज़्यादा बात तो वैसे भाई ही कर रहा होता है, प्रिंस ज़्यादा बात नहीं कर रहा होता है, बस क्या कर कर रहा होता है। एंड फिर जो अपना भाई होता है वो कहता है, आज शाम को क्या कर रहे हो। तो प्रिंस कहता है, नथिंग मच। तो वो कहता है,
मूवी देखने चलोगे मेरे साथ? अब प्रिंस एकदम शॉक, कहता जी मैं? तो वो कहता नहीं, तुम्हारा घोस्ट, इसे तो पूछ रहा हूँ। ऑफ कोर्स यू इडियट। अब देखो, मुझे जिसके साथ जाना था उसने ऐन मौके पर मुझे मना कर दिया। आप मेरी टिकट तो वेस्ट हो जाएगी ना। सो क्या तुम मेरे साथ मूवी देखना चाहोगे? प्रिंस थोड़ा सोचता है और फिर वो हाँ कर देता है, बिकॉज ऑब्वियसली वो कोई अनजान नहीं था, जान पहचान का इंसान था और काफ़ी ट्रस्टवर्दी इंसान था, तो वो उसके साथ जाने के लिए हाँ कर देता है। हिवाई के बारे में कुछ चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। हिवाई जो है वो प्रिंस का स्कूलमेट है, लाइक क्लासमेट नहीं, सिर्फ स्कूलमेट। जब हिवाई अपने 12th में था तभी जो प्रिंस था उसने उस स्कूल में अपना एडमिशन लिया था 9th कक्षा से। अब जो हिवाई था वो 12th कक्षा में था, लेकिन फिर भी वो जितने भी छोटे बच्चे हुआ करते थे, लाइक 9 तक के, जो 9th क्लास में जो बच्चे पढ़ते थे उन तक के बच्चों को, 1 से लेकर 9 तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। उसकी बस एक माँ ही थी, पापा नहीं थे, और मॉम उसकी जॉब करती थी, तो वो पढ़ाई के साथ साथ जो बाकी बच्चे होते थे उनको ट्यूशन पढ़ाता था, ताकि उसकी पढ़ाई में उसकी हेल्प हो सके और घर में उसकी मम्मा की भी वो हेल्प कर पाए। भाई एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था एंड एक ब्रिलियंट टीचर भी था। वो बहुत ही अच्छे से जो उसके स्टूडेंट थे उन्हें पढ़ाता था। सो जब प्रिंस को ये बात पता चली थी कि वो ट्यूशन पढ़ाता है, तो उसने किसी टीचर से ना पढ़कर उससे पढ़ना ज़्यादा बेहतर समझा था, क्योंकि सभी लोग उसकी बहुत तारीफ़ करते थे और उसकी क्लासमेट भी ये भाई से ट्यूशन पढ़ते थे। एंड प्रिंस की आदत थी कि वो जिससे भी पढ़ता था उसे सर कहता था। उसकी आदत थी, उसे सिखाने वाला कोई भी हो वो उसे सर ही कहता था। भाई उसे तब भी टोकता था पर वो नहीं मानता था। एंड जब प्रिंस का 12th कंप्लीट हो गया था तो वो इस शहर में आ गया था अपनी फैमिली के साथ, लाइक उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया था तो वो यहाँ आ गया था और तब से वो यहीं पर है। एंड ये भाई ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पुलिस सर्विस ज्वाइन कर ली थी। सो आई होप कि आपको ये बाई के बारे में समझ में आ गया हो। एंड बैक टू द स्टोरी। अब यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें कियान को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल से निकल रही होती है, जहाँ पर वो काम करती है फ़ई के साथ, मतलब फ़ई भी अभी वहीं पे काम करता है। एंड कुछ दिनों बाद वो यूएस शिफ्ट होने वाला है। सो अब जो कियान होती है वो वहाँ से हॉस्पिटल से निकलती है। अब हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो इधर-उधर ढूँढती है पर उसे फ़ई नहीं मिलता, जबकि उसने कहा था कि वो यहीं मिलेगा। वो इधर-उधर ढूँढ रही होती है, तभी फ़ई भूत की तरह एकदम से उसके सामने आता है और ऐसे ऐसे करता है, तो जो कियान होती है वो डर जाती है। अब जो फ़ई होता है वो हँसने लग जाता है, तभी कियान जो फ़ाइल पकड़ी होती है उसे मारते हुए कहती है डफ़र कहीं के। तो जो फ़ई होता है वो अपने कान को पकड़ता है और कहता है सॉरी। तो कियान कहती है पता नहीं तुम्हारा बचपना कब जाएगा। तो फ़ई कहता है जब मैं तुम्हारे बच्चे का फ़ादर बन जाऊँगा। तो कियान कहती है कितने बेशर्म हो तुम। उसकी बात सुनकर जो फ़ई होता है वो हँसने लग जाता है और फिर कहता है अच्छा ठीक है, अब चलें या फिर रात भर यहीं खड़े रहने का इरादा है? तो कियान कहती है मैंने कब मना किया है चलने के लिए, तुम ही तब से अनाप-शनाप बके जा रहे हो। फ़ई उसकी बात सुनकर स्माइल करता है, कहता है ओके सॉरी, अब चलें? फिर वो कियान का हाथ पकड़ता है और उसके साथ वो जो जगह थी वहाँ से चलने लग जाता है अपनी कार की तरफ। हमें वैंसू को दिखाया जाता है। जो वैन होता है वो बेड पे बैठा हुआ होता है और जो शिशु होता है वो उसकी गोद में सर रखे हुए होता है और वही नॉवल को पढ़ रहा होता है, और जो वैन के सीन होता है वो उसके सर पे हाथ फेर रहा होता है। एंड गाइस ये फिर फिक्शन यहीं ख़त्म होती है। आई नो कि इसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मैसी रही है, मैंने इसके अपडेट लाने में देर किया है, इसकी फैन फिक्शन में काफ़ी गलतियाँ भी की हैं, मैं जानती हूँ। सो टू बी ऑनेस्ट इस एफएफ के साथ मैं बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर पाई एंड उसका मुझे बहुत दुख भी है, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे इस फैन फिक्शन को आज ख़त्म ही करना था, तो शायद इसके लास्ट पार्ट में मैंने गलतियाँ भी की होंगी, पर मैं इसे ख़त्म करना चाहती थी आज के आज ही, क्योंकि अब
आज नहीं करती तो सितंबर लग जाता और मुझे इसे आज के आज ही ख़त्म करना था। तो उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। प्लीज़ आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए, इस बार माफ़ कर दीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक माई दिस स्टोरी बेटर। प्लीज़ फॉरगिव मी दिस टाइम। वेल मुझे चांसेस लगते तो नहीं हैं, पर फिर भी अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट में प्लीज़ जय वंश तो लिख दीजिएगा। इस एफ का सफ़र तो आज यहाँ ख़त्म होता है, पर हम मिलते हैं मेरे किसी भी एफ के नेक्स्ट चैप्टर में। एंड जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपने आसपास सफाई बना रखें, पानी की बर्बादी ना करें, किसी भी जीव जंतु, पशु पक्षी या मानव को हानि ना पहुँचाएं। अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। बाय बाय, जय वंशु। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स गाइस, लव यू ऑल।